एक तरफ बिजनेस है, बिजनेस का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। और उसके बाद जब आप जेके ट्रस्ट में आते हैं, जिसका उद्देश्य ज्यादा है मानव के कल्याण के लिए काम करना। जब आप बिजनेस पे रहते हैं, हर समय नंबर्स, प्रॉफिट, एवरी मंथ मैंने ये अचीव करना है, नो मैटर व्हाट। ये नहीं पता था कि मैं जेके ट्रस्ट पे आऊंगा, बट ये जरूर था कि ऐसे काम से जरूर जिसकी मास लेवल पे लोगों को फायदा। तो आप जब जेके ट्रस्ट के साथ ग्राउंड पर उतरे, जिसमें शायद सबसे बड़ी चुनौती पानी को लेकर आप देख रहे थे कि जब हम रोज दूध पीते हैं, उसमें पानी का कितना महत्व है मुझे पता ही। उस दौर में एक बात चलती थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध कभी होगा तो वो पानी के लिए ही होगा। कि जो हम ये पानी यूज करते हैं ये इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि आप ये समझोगे आपकी फ्यूचर जनरेशन सफर करें। जेके ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं सर, तो किस तरह के इनिशिएटिव्स आप लोग ले रहे हैं? जेके ट्रस्ट उसी एरिया पे काम करता है लास्ट 35 सालों से कि फार्मर की इनकम को डबल कैसे किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने भी एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम है विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं वीर भारत पॉडकास्ट। जी हाँ, ये वो पॉडकास्ट जहां पर हम बात करते हैं कला, संस्कृति, साहित्य, पर्यावरण की। हम बात करते हैं जीवन की, उस जीवन की जो बना है पंच तत्वों से। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा दिया व्यापार में। दुनिया भर में गए, देखा, समझा, लोगों को रोजगार दिया और उसके बाद उन्होंने कदम लिया जल बचाने की तरफ। उन्होंने कदम उठाया जीवन बचाने की तरफ। उन्होंने कदम उठाया उन लोगों तक पहुंचने के लिए, उन लोगों के जीवन को संवर्धन करने के लिए जो शायद हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत रखते हैं और वो हमारे देश को चला रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस ग्रामीण क्षेत्र की जिससे भारत बनता है। जी, वो भारत जिस पर हम गर्व करते हैं। तो इस पूरे जीवन में क्या क्या चीजें, क्या क्या इस यात्रा में उन्होंने सीखा है, वो सब कुछ आज हम उनसे जानेंगे। हमारे साथ हैं श्री राम भटनागर जी, CSR हेड जेके ट्रस्ट। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। आपके बारे में बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा दर्शकों के लिए थोड़ा शुरुआत से शुरू करें। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई है, पढ़ाई लिखाई कैसी रही और बचपन कैसा रहा? देखिए, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश कानपुर शहर से हुआ जी, जहाँ मैंने अपना पूरा कॉलेज तक का जीवन वहीं व्यतीत किया। तो बहुत अच्छा समय था जहाँ वहाँ से पढ़े लिखे, एक मैं बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से पढ़ा लिखा, जहाँ शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाता था। घर में मेरे जो पिताजी थे वो शिक्षक थे, माताजी एक जुवेनाइल मजिस्ट्रेट थी। तो शुरू में घर का माहौल था कि एक लोगों के प्रति कुछ ना कुछ किसी तरीके से जुड़ाव रहा। कॉलेज खत्म होने के बाद कभी वो प्लान नहीं किया था कि इस इंडस्ट्री में जाना है। हाँ, बट एक अपॉर्चुनिटी मिली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करने की। तो उस समय जो कानपुर से कहने के लगता है, कानपुर से उस समय मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो कानपुर में तो मैंने कपड़े के व्यापार में काम नहीं किया, बट कानपुर से निकल कर सीधे मैं अमृतसर गया, जो कि ऊनी वस्त्रों के लिए बहुत बड़ा एक माना जाता था। वहाँ पर एक कंपनी मैंने काफी वर्ष काम किया। उसके बाद दिल्ली आया और एक दायित्व दिया गया कि भारत के कपड़ों को इंटरनेशनल स्तर पे कैसे लेके जाया जाए। तो उस समय मैं 22 साल का था, एक जुनून था, एक पागलपन था। तो उसको लेके वी बिकेम अमेरिका, जापान, यूरोप में काफी देशों में, करीब 55 देशों में भारत के वस्त्र को लेके गया। एक एक्सपोर्ट का उस समय बहुत जरूरत थी देश को कि 1990 के दशक में जहां फॉरेन एक्सचेंज करेंसी बहुत कम थी देश में, तो इंपोर्ट की डिपेंडेंस कम करने के लिए एक बहुत जरूरत थी कि आप एक्सपोर्ट करें। आप जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा आपके पास आए, तो उसमें काफी जोर दिया गया है लोगों का। तो उसमें मैं काफी साल जुड़ा रहा कपड़े के अध्ययन में। फिर उसके बाद लोकल ब्रांड्स, अपना डोमेस्टिक में काफ़ी काम किया। एक भारत के नामे जामे ब्रांड रेमंड को, जिसको मैं बिजनेस हेड के तौर पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड था, और 2022 तक मैंने वो काम देखा। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर मेरा रिटायरमेंट हुआ तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं
क्योंकि मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ था जिसका एक फॉर डूइंग सोशल गुड, और जब मैं अपने मेन व्यवसाय में भी था तो मैं कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसे काम किए जो कि मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूँ, जहाँ स्पेशली खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि एक सोच थी कि जो हम कपड़ा बनाते हैं तो उसको किसी को सिलना पड़ेगा। राइट। अगर हमने उसका ख्याल नहीं रखा तो ये कपड़ा बिकना भी एक दिन बंद हो जाएगा, सब रेडीमेड आ जाएगा। तो उसको करने के लिए हमने करीब करीब 5 राज्यों में महिलाओं के लिए टेलरिंग का व्यवसाय को सिखाने के लिए बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ शुरुआत करी, जिसमें मैं काफी साल जुड़ा रहा। उसको लेके ये काम किया जिसमें काफी महिलाएं जो कि एंटरप्रेन्योर बनी वहां से निकल के, और उसके बाद ये एक मेरा था। फिर उसके बाद कई और से चीजें करी जो कि सोशली कनेक्टेड थी। तो ये तो मेरी रहा जो मेरा बिजनेस पार्ट ऑफ द ईयर। उसके बाद 2022 में जैसे बोला मुझे अवसर मिला जेके ट्रस्ट में काम करने का, जो कि ये मैं सर जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि एक तरफ बिजनेस है, बिजनेस का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है, उसका टेम्परामेंट बिल्कुल अलग है, वहां बातें बिल्कुल अलग हैं, और उसके बाद जब आप जेके ट्रस्ट में आते हैं जहां पर बातें भी अलग हैं, जहां पर माइंडसेट भी अलग है, और जिसका उद्देश्य भी अलग है, जिसका उद्देश्य ज्यादा है मानव के कल्याण के लिए काम करना। तो ये कैसे शिफ्ट आया? मतलब एक होता है कि सिर्फ जॉब में शिफ्ट आना, और एक होता है कि आपके अंदर वो बदलाव कैसे आ रहा है, उसके बारे में जरूर आप मुझे बताएं। बहुत अच्छा आपने पूछा। एक्चुअली ये बहुत सही है। जब आप बिजनेस पे रहते हैं हर समय नंबर्स, प्रॉफिट, एवरी मंथ एक प्रॉफिट डिलीवरी करनी है, आपके टारगेट्स होते हैं, KRAs होते हैं कि ये हर महीने ये अचीव करना है, नो मैटर व्हाट। क्योंकि आज कंपनी का दायित्व होता है शेयर होल्डर के ऊपर, आपको एक डिलीवर करना है, तो समय एक प्रेशर बहुत बना रहता है समय डिलीवरी का। जब मैं रिटायर हुआ तो एक बात मेरी क्लियर थी कि मुझे आगे नौकरी नहीं करनी है, यस एंगेजमेंट होना चाहिए। बहुत क्लियर था कि कुछ मैं काम करूं। ये नहीं पता था कि मैं जेके ट्रस्ट में आऊंगा, बट ये जरूर था कि मैं ऐसे काम से जुड़ूं जिसकी मास लेवल पे लोगों को फायदा हो। फिर जब मैं आया तो नेचुरली बहुत ही डिफरेंट अप्रोच है। आप यहाँ पर एक बहुत ही फास्ट पेस से काम कर रहे हो, स्पीड एवरी डे एक चैलेंज है, एक नई चैलेंज है। आपको मार्केट ऊपर जाता रहता है, नीचे कंडीशंस खराब होते थे, बट आपको वो डिलीवर करना है तो करना है। हाई प्रेशर, लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल, डीलर्स, आपको डिलीवरी हर समय टारगेट लटके रहते हैं। सही बात। यहाँ पर जैसे आप डेवलपमेंट सेक्टर में आते हो, आपकी सोच को 360 डिग्री चेंज करना पड़ता है, माइंडसेट को चेंज करना पड़ता है। आपको स्पीड की जरूरत नहीं, शायद ये नहीं बोलोगे जरूरत नहीं है, बट आपको अपने आप को बहुत ही पहले रिलैक्स मोड में लाना है। आपको लोगों की समस्या को समझना है, नीड गैप क्या है। जब तक आप वो चीज को समझेंगे नहीं क्या गैप्स हैं, उसका सोल्यूशन कभी आप लाएंगे, आप उस चीज को आर्टिकुलेट नहीं कर पाएंगे। आप उस चीज को ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम करना है, लोगों के साथ जुड़ना कैसे। सबसे बड़ी मैंने बात देखी दिस सेक्टर इसकी ट्रस्ट जीतना। लोग जब आप लार्ज रूरल कम्युनिटीज, खासकर जो हम लोग रूरल कम्युनिटीज काम करते हैं, तो उनके साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। तो उनकी समस्याओं को समझना, अकॉर्डिंगली एक्ट करना, तो एक बहुत ही ठहराव के साथ लोगों को अपने साथ जोड़ना शायद यही सबसे बड़ी जरूरत है। तो आप जब जेके ट्रस्ट के साथ ग्राउंड पर उतरे, नए लोगों से मिले, नई समस्याएं या मैं उन्हें नए चुनौतियां कहूंगा जो आपके सामने थी, जिसमें शायद सबसे बड़ी चुनौती पानी को लेकर आप देख रहे थे, उस पर काम करना कैसे शुरू हुआ? देखिए, जेके ट्रस्ट का जो आज से 35 साल से जुड़ा रहा है लाइफ स्टॉक सेक्टर, एंड ये बात फैक्ट है। जब तक मैं जुड़ा नहीं तो मुझे ये नहीं पता था कि एक फैक्ट है, आज तक मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, या ध्यान या अवेयरनेस थी नहीं। तो ये इशू है लैक ऑफ अवेयरनेस, कि जब हम रोज दूध पीते हैं, बात करते हैं, उसमें पानी का कितना महत्व है मुझे पता ही नहीं था। ऑनेस्टली आई मस्ट कन्फेस दैट कि उसकी नीड क्या है, हमने कभी उस चीज को इम्पोर्टेंस समझी ही नहीं। चाहे वो तो क्योंकि मेरा ये काम पूरा लाइफ स्टॉक से जुड़ा हुआ था। इतने वर्षों से जेके ट्रस्ट ने एक ही काम किया बड़े चोरों से कि लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी, मिल्क प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, कैटल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये बहुत बड़ा एक मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा
कि भाई जब आप दूध की बात करते हैं, दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते। आपको पानी को, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। देन ओनली, अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं होगी, आप एक रास्ते पे नहीं बढ़ सकते। कहीं ना कहीं वो रुकेगा या कम होगा। सर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आपने कहा कि आपने कभी शायद उस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि दूध और पानी में पानी की मात्रा कितनी है। मुझे तो लगता है ये सवाल ही बहुत सारे लोगों के सामने पहली बार आया होगा, क्योंकि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता कि पानी एक्चुअली हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। करेक्ट जी। तो फिर जब आप ग्राउंड में पहुंचे, तो जैसा कि हम देखते हैं, बातें भी करते हैं, और एक बार फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर ने भी कहा था कि मैं पानी पर एक फिल्म बनाने वाला हूँ। उस दौर में एक बात चलती थी कि अगर तीसरा विश्व युद्ध कभी होगा तो वो पानी के लिए ही होगा। जब आप ग्राउंड पर उतरे और आपने देखा, तो दरअसल एक्चुअल में हमारे देश में इस समय क्या स्थिति है पानी को लेकर? देखिए, पानी की ग्राउंड लेवल, ये फैक्ट है कि जब तक आदमी खुद एक्सपीरियंस नहीं करता उस चीज को, उसको विजुलाइज। तभी मैं कई जगह बोलता हूँ कि हमें वाटर माइंडफुलनेस की जरूरत है, एक अवेयरनेस की जरूरत है कि जो हम ये पानी यूज करते हैं ये इनफाइनाइट नहीं है, ये वेस्ट ना समझे आप, क्योंकि आप वेस्ट समझोगे आपकी फ्यूचर जनरेशन सफर करेगी। राइट। नंबर 1। और जैसे जब आप ग्राउंड पर उतरते हो, देखते हो कि रियल समस्या क्या है, वो आप बोर्डरूम में बैठ के नहीं समझ सकते। आप यहाँ बैठ के नहीं समझ सकते कि उस ग्राउंड में समस्या क्या है। उस फार्मर, देखिए आज 70% रूरल में जो लोग रहते हैं, इसमें मेजॉरिटी 85% लोग हैं मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, जिनके पास 1 एकड़ से कम जमीन है, 1-1.5 एकड़ से, जो उसकी लाइवलीहुड क्या है। मैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े फार्मर्स की बात नहीं करता हूँ। एक जो मझोला और छोटा किसान है, जो कि 85% है हमारे देश में, उसके लिए एक लाइफ स्टॉक उसकी लाइफ लाइन है। और इसको, जो मैंने बात करी, आप इसको एक आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते। वन हैज टू लुक एट एंड कंप्लीट वेल चेन। अगर चेन में एक भी चीज ब्रेक होगी तो पूरा इकोसिस्टम खराब होगा। पानी से, जो पानी है उससे जुड़ा हुआ है हमारा धरती, सॉइल जिसके बात करते हैं। सॉइल से जुड़ा है आपका फॉडर, फॉडर से जुड़ा है लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक से जुड़ा है किसान। अगर इसमें एक भी कोई चीज ब्रेक करेंगे, पानी बंद हो जाएगा, सब खत्म, सब चीज खत्म। तो हम ये चीज की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहे। यही समझता है जब ग्राउंड पे आदमी होता है, उसको पानी नहीं पड़ता है। आज हमने देखा राजस्थान, अभी पीछे अगर आप रिपोर्ट देखें कि लाइफ स्टॉक मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? पानी। तो इन रेफरेंस की पानी की जो जरूरत है आज देश में, 90% इज यूज, 80-90% यूज फॉर एग्रीकल्चर यूज होता है, और एग्रीकल्चर बड़ा है, और हमारा जो ग्राउंड लेवल जो रिक्वायरमेंट है वाटर है वो कम होता चला जाता है। हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आपने बोला कि कहीं ना कहीं ये समय के साथ अगर इसका हमने सोल्यूशन नहीं निकाला तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या आएगी। आप इतना काम कर रहे हैं इसमें, जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो कौन सी चीजें आपको लगता है जिन्हें जानना एक कॉमन मैन के लिए, आम इंसान के लिए बेहद जरूरी है? जैसे बोला, देखिए एक आम इंसान के लिए सब एक ही मैं चीज बोलूंगा। पहला तो है कि फॉर ए कॉमन मैन उसको पानी की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, और हमें ये सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा। जो बच्चे समझे ये पानी की जरूरत क्या है। जो वाटर माइंडफुलनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, राइट, अवेयरनेस। जब मैंने आपको बोला मैं तो बड़ा मैच्योर्ड हूँ, इस उम्र में आके हमें मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, तो हाउ कैन आई ब्लेम अ यंगर किड्स? हमने उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा। ये हमें प्राइमरी लेवल से समझाना पड़ेगा कि वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट, वाटर कैसे इम्पैक्ट करता है रोजमर्रा के जीवन को। जब वो इंसान शीशे के सामने खड़ा हो, जब वो पानी खोलता है, अपना टूथपेस्ट निकालता है, क्या मुझे इसकी जरूरत है इतने पानी? जब वो नहा रहा है, क्या मुझे जरूरत है शावर चला के 15 मिनट नल के नीचे खड़ा होने की? क्योंकि उसको ये फ्री में आ रहा है, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है।
अगर यही लगा दिया जाए घर में 10 रुपए लीटर पानी मिलेगा, 20 रुपए लीटर पानी, देखिए आपका 10 मिनट में कंजम्पशन खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम सोचते हैं इनफाइनाइट है, मिल रहा है, जितना कौन देखने वाला है। हाँ, तो ये सेल्फ, वी ऑल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब जेके ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं सर, तो किस तरह के इनिशिएटिव्स आप लोग ले रहे हैं इस फील्ड में, लोगों को अवेयर करने को लेकर प्रोजेक्ट के तौर पर, चाहे वो फार्मर्स की बात हो उनको लेकर, या स्टूडेंट्स के बीच में जाकर, यंग लोगों के बीच में जाकर बात करने के लिए? जेके ट्रस्ट का जो मेन, जैसे मैंने बताया, हम लोग लास्ट 40 साल से जो काम कर रहे हैं, सबसे बड़ा उद्देश्य था कि हम जो आपके बोलूँगा इंसिडेंटली, जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने भी एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। हाँ। कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना है। 9% जो लेवल है उसको 20% लेके जाना है 2028 तो जेके ट्रस्ट उसी एरिया में काम करता है लास्ट 35 सालों से, कि फार्मर की इनकम को डबल कैसे किया जाए, थ्रू ब्रीड इम्प्रूवमेंट, थ्रू वेटनरी सर्विस, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स, जो ये सर्विस दे सकते हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए, और साथ में साथ ये पानी का लिंकेज जो मैंने बताया आपको, वो भी जुड़ा हुआ है। हाँ। एक कंप्लीट इकोसिस्टम को कैसे हम सुधारें, बिकॉज आइसोलेशन में काम नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। उससे क्या होगा, अब हिंदुस्तान में मैं आपको बता दूं, सो दैट जब दर्शक देखें, हमारा देश नंबर 1 हो गया मिल्क प्रोडक्शन। यस, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड, बट द लोएस्ट इन मिल्क प्रोडक्टिविटी। अगर एक अमेरिका में एक गाय 20 लीटर दूध देती है, हमारे यहाँ एक गाय 2 लीटर से कम दूध देती है। तो दैट मीन्स हमारी नंबर ऑफ जो कैटल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारा अदर सिस्टम में भी इफेक्ट करता है। आज आप मध्य प्रदेश की बात करें, 9 करोड़ की पॉपुलेशन है, 4 करोड़ आपके पास लाइफ स्टॉक है। 4 करोड़ लाइफ स्टॉक। तो हमारा जो काम रहता है कि हम लुक एट वेरियस, चाहे जल हो, मिल्क प्रोडक्टिविटी है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए कि मिल्क बढ़े विदाउट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कैटल। अगर ब्रीड इंप्रूव करके हम वही चीज को 2 लीटर की जगह 8 लीटर कर देते हैं, 9 लीटर कर देते हैं, अच्छी ब्रीड नस्ल से तैयार करके, पानी का देख के, फॉडर क्वालिटी देख के, न्यूट्रिशन मिले, ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच से, दैट इज द मेन काम ऑफ जेके ट्रस्ट, जो कि 17 राज्यों में हमने काम किया कर रहे हैं। तो ये तो सर बात हुई ट्रस्ट के बारे में। मैं कुछ चीजें पर्सनल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। आपका इतना लंबा अनुभव है, और आजकल युवा, जैसा कि हम सदा नीरा का जब एक सेशन चल रहा था उसमें भी हम बात कर रहे थे कि यूथ पर पूरी जिम्मेदारी है। कुछ चीजें जो आप आजकल देखते हैं कि युवाओं में अपने आप चेंजेस आ रहे हैं, या जो उनकी लाइफस्टाइल है, या जो उनके काम करने का तरीका है, उनके बारे में और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं सारे युवा? देखिए, 2 चीजें, मैं कई चीजें लोगों के चीजों से सहमत हूँ, नहीं हूँ जी। आज का युवा बहुत कॉन्फिडेंट है। द लेवल ऑफ अवेयरनेस जो आज के युवा में है वो बहुत ज्यादा है। आप टेक्नोलॉजी कह लीजिए, जैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को कंपेयर करता हूँ, जब मैं 15 साल का 20 साल का था वर्सेस 15 साल और 20 साल के बच्चे। आज जब मैंने शायद नौकरी शुरू करी तो पहली बार लैपटॉप देखा। आज मेरा 6 साल का ग्रैंडसन है, उसको कोडिंग सिखाई जाती है क्लास 1 में। राइट। सी द डिफरेंस और लेवल, द होल स्ट्रक्चर इज चेंजिंग। तो हमें कई बार हम लोग कहते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा युवा, मैं उस चीज को कई बार सही नहीं मानता। आई थिंक द सेल्फ अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छी। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था हमारे टाइम में। देयर वाज नो गाइडेंस। पिताजी ने बोल दिया ये कर लो तो ये कर लिया है, डॉक्टर किसी ने बोला डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर कोई बन गया, किसने बोला मैनेजमेंट की स्टडी अच्छी है आप उसमें चले जाए, चल दिए। तो टुडे यूथ 1 पॉइंट इज वेरी कॉन्फिडेंट। आई थिंक आज के जो युवा को खुद एक जगह पे थोड़ा जो कई चीजें सरफेस ऊपर तय की है, दे नो मेनी थिंग्स बट मे बी लिटिल। तो जिसमें आपका पैशन है उसमें आप डीप में जाइए, समझिए समस्या, बी वोकल, आप उस चीजों को फ्रंट में लेके आइए चीजों को। तो थोड़ी सी डेप्थनेस की जहां कमी है उस डेप्थनेस को बढ़ाइए। आई थिंक
अवेयरनेस लेवल जैसे मैंने बोला इज एक्सेलेंट, दे आर मच मोर एजाइल, उनको दे आर मच मोर कॉन्फिडेंट, मच मोर कॉन्फिडेंट, मल्टीपल टाइम्स देयर कॉन्फिडेंस लेवल इज एक्सट्रीमली हाई. So just depthness, understanding, go deep into subject, they have a great future. और आखिरी में सर, क्योंकि हम सदा नीरा के कार्यक्रम में हैं, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो पानी को लेकर बहुत लापरवाह हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा तो एक ही मानना है, साझा जल साझा कल. हाँ, तो इसका जो कंप्लीट मॉडल है कि हमें इस प्रॉब्लम को मिलके दूर करना पड़ेगा. ये जो कोई सरकार, कोई एनजीओ, कोई कॉर्पोरेट अकेले नहीं समस्या सॉल्व कर सकती है. आई फर्मली बिलीव कि चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो या हमारे पुराने फिलोसफिकल नॉलेज है, जैसे कई स्पीकर्स ने बोला, उन दोनों को साथ लाना पड़ेगा. चाहे वो सरकार हो, एनजीओ हो, कॉर्पोरेट हो, सिविल सोसाइटी हो, एकेडेमिया हो, ऑल हैव टू कम टुगेदर and have a work with the communities जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. Find a solution, find a governance mechanism, accountable करिए लोगों को. I'm sure ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सॉल्व नहीं हो सकती है, बट एक कलेक्टिव विजडम, एक पैशन और एक तरह से जल आंदोलन के तरीके से इसको उठाना पड़ेगा, इस पानी की समस्या को दूर करने. तो मध्य प्रदेश सरकार का जो सदा नीरा एक जो इनिशिएटिव है, क्या इस तरह के इनिशिएटिव्स और बढ़ने चाहिए, और आप इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना? ये मैं इस बारे में कई लोगों को बताया कि ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है. और सबसे मुझे जो आज खुशी हुई इस कार्यक्रम में आके जी, जब बच्चों को देखा, जो मैंने आपको बताया भी ये बात, ये मैं बिलीव करता हूँ कि दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, दे आर द फ्यूचर. आज इस चीज को अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है. और जैसे एसीएस साहब ने बोला, बहुत अच्छा बोला. मैं उनकी बात जब लेक्चर सुन रहा था कि तिवारी जी को बोला कि हर स्कूल में यहाँ की रिकॉर्डिंग जानी चाहिए, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड. बच्चों, दीज आर द स्टेप्स. ये हमें बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर हम इस चीज को एक बदलाव लाना चाहते हैं. ये एक हर तरीके से एक बहुत अच्छा आई थिंक प्लेटफॉर्म है. मैं तो ऐसा मेरा मानना है कि इसको आप कंटिन्यू करिए, हर साल पे लिए आए, वो लोगों को जोड़िए, वो स्कूलों को जोड़िए. अवेयरनेस लेवल, जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना ही हम देखेंगे रिजल्ट्स आएंगे. ये शॉर्ट टर्म, हम यहाँ 100 मीटर रेस जीतने नहीं आए हैं. वी आर हियर इन मैराथन. समय लगेगा बट सही होगा, अच्छा होगा. थैंक यू सर, आपने हमारे लिए समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण बातें हमसे साझा की. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू फॉर हैविंग मी. और आपसे बस यही कहना चाहूंगा, जो सर ने भी कहा कि साझा जल तो साझा कल. जी हाँ, जल के महत्व को समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है कि आज हम जो खर्च कर रहे हैं ज्यादा, वो आने वाले कल के लिए था, आने वाली जनरेशन के लिए था. तो उनका उधार लेकर आज हम अपना काम चला रहे हैं. उनके पास कम पड़ेगा तो आपको बहुत बुरा भला कहेंगे. इसलिए जल बचाइए और सदा नीरा के साथ जुड़ते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.